देखा है मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन साइकिल्स की बात की। मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन साइकिल के अंदर हमने कैस्केड को देखा था, देन कंप्रेसर्स अरेंजमेंट के साथ फ्लैश गैस रिमूवल और इंटरकूलर की अरेंजमेंट को हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस what happens, what are different type of losses, and what are the actually how the actually cycle can operate under the real condition. तो आज के हम टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस द एक्चुअल साइकिल, हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, कंडेंसर ड्यूटी है, कंप्रेसर इंडिकेटेड पावर है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की। अच्छा, अब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है? इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द एवेपोरेटर इन किलोवाट। For a steady operation, the refrigeration capacity is equal to the refrigeration load. It means जितनी amount of heat जो है remove होती है from an object per unit time. So simple अगर हम इसकी definition बात करें, amount of heat removed from an object per unit टाइम, तो वो हमारे पास क्या होता है? डेट इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। सो अमाउंट ऑफ हीट अगर ऐसे यूनिट में बात करें तो जॉल पर यूनिट टाइम सेकेंड, तो ये यूनिट क्या बन जाएगा? इट विल बी इक्वल टू द वॉट। सो द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को हम मैयर करते हैं वॉट में मैयर करते हैं। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग के लिए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का स्पेसिफिक यूनिट यूज किया जाता है, डेट इज द टन। टन में जो है हम कहते हैं कि हमने 1 टन कैसे लगाया, 2 टन कैसे लगाया, तो बेसिकली वो 1 टन 2 टन क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 टन के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो पर यूनिट टाइम ऑब्जेक्ट से इतनी हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। दिस इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। इसके ऑपोजिट एक और हमारे पास टर्म होती है जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब दोनों जो है बेसिकली क्या है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर मेजर करते हैं टू द एवेपोरेटर, लेकिन कैपेसिटी क्या करती है? पर यूनिट टाइम हीट ट्रांसफर में ये करती है। जबकि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो पर यूनिट मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट ट्रांसफर में ये करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इट मीन्स अगर मेरे पास 2 यूनिट हैं जिनका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो सेम है, तो उनकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटीज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। Can if I can say, if I have a 2 units with the same refrigeration effect but have a different refrigeration capacity, so this is the difference between capacity and the refrigeration effect. Second term जो हमारे पास आती है, this is the condenser duty. अब condenser duty क्या है? बेसिकली जब हम condensers डिजाइन कर रहे होते हैं तो कंडेंसर की इफेक्टिवनेस या जो भी हीट एक्सचेंजर्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस मेजर की जाती है। तो जो इफेक्टिवनेस होती है उसकी ड्यूटी होती है वो किस तरह मेजर की है कि कितनी हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम कंडेंसर टू द सराउंडिंग। लाइक अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हीट ट्रांसफर रेट। सबसे पहले तो इस पे एरिया आ जाता है कि एरिया हमारे पास क्या है, देन कंडेंसर का उस हीट एक्सचेंजर का डिजाइन क्या है, आइदर पैरेलल हीट एक्सचेंजर है, काउंटर हीट एक्सचेंजर है। देन हम देखते हैं कि आइदर वो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर की रिक्वायरमेंट है, शेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर की रिक्वायरमेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द कंडेंसर से टू द सराउंडिंग, वो क्या होगी? कंडेंसर ड्यूटी। देन अगेन अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किस में हम ये करते हैं? पर यूनिट टाइम, डेट इज द किलो वॉट यहाँ पे वॉट में। इसी तरह कंप्रेसर की इंडिकेटेड पावर होती है। जब हम कंप्रेसर परचेज करेंगे तो डेफिनेटली बेस्ड ऑन सम इंडिकेटेड पावर, बेस्ड ऑन सम रेफरेंस पावर। तो वो इंडिकेटेड पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? साइकिल की ओवरऑल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि कंप्रेसर हमें वहां पे किस साइज का रिक्वायर्ड होगा। तो जो पावर होगी कंप्रेसर की, that is added to the refrigerant during the compression process, this is known as the compressor indicated power, and it is also measured in the किलोवाट। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स जो कि हम जब एक रेफ्रिजरेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें उसके अंदर देखना होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कंडेंसर किस तरह का रिक्वायर्ड है, उसकी कंडेंसर की इफेक्टिवनेस कितनी होनी चाहिए, इस तरह कंप्रेसर जो है वो कितनी पावर का हमें रिक्वायर्ड है। ये क्लियर है सबको? जी मैम। यस। अच्छा, अब आज जो है बेसिकली हम क्या करने लगे हैं, सबसे पहला जो है आपके सामने ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था
अवेपोरेटर टेम्परेचर का इफेक्ट के सिंगल स्टेज कंप्रेशन साइकिल, आइडियल सिंगल स्टेज कंप्रेशन साइकिल में जब हम अवेपोरेटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं by keeping the condenser temperature same, when we are decrease the condenser temperature, तो क्या होता है वहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज करता है, कंडेंसर के साथ जहाँ पे जो कंडेंसर रिक्वायर्ड होगा उसको लार्जर मीडियम रिक्वायर्ड होगा, तो ये सब के सब हमने सुपर हीटिंग लॉसेज इंक्रीज करते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था कि हम एक सिंगल स्टेज कंप्रेशन साइकिल के अंदर एक लिमिट के बाद जो है अवेपोरेटर टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर सकते। सो इसी को हम देखेंगे, इसी के हमने कोरिस्पॉन्डिंगली हमने क्या ड्रॉ किया था, कंक्लूड किया था कि इंस्टेड ऑफ ए सिंगल स्टेज कंप्रेशन साइकिल मल्टी स्टेज कंप्रेशन साइकिल हम यूज करेंगे इफ वी वांट टू डिक्रीज द कंप्रेसर टेम्परेचर एज लो एज पॉसिबल। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके सामने कुछ ग्राफ है, तो बेसिकली ये टिपिकल परफॉर्मेंस ट्रेंड्स हैं जो कि एवेपोरेटर और कंडेंसर का टेम्परेचर जो है उसका इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये ग्राफ जो है एवेपोरेटर और कंडेंसर के टेम्परेचर का इफेक्ट शो कर रहा है कंप्रेशन वर्क पे, स्पेसिफिक वर्क ऑफ कंप्रेशन के ऊपर एंड द वॉल्यूमेट्रिक वर्क ऑफ कंप्रेशन के ऊपर। अब स्पेसिफिक वर्क और वॉल्यूमेट्रिक वर्क में क्या डिफरेंस है? स्पेसिफिक वर्क क्या है? दिस इज द वर्क पर यूनिट मास, और वॉल्यूमेट्रिक वर्क जब हम ये करते हैं दिस इज द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जब गैसेस या वेपर्स आ जाते हैं तो उनका वॉल्यूम मेजर करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कंपेयर टू द मैस, तो हम वहाँ पे जो वर्क लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक वर्क हम वॉल्यूमेट्रिक वर्क को जो है वो प्रेफर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एवेपोरेटर टेम्परेचर, इस ट्रेंड में इस लाइन के अगेंस्ट वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एंड दिस इज द डायरेक्शन फॉर द कंडेंसर टेम्परेचर, इस डायरेक्शन में कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस चार्ट से पहले एक सिंपल पीएच चार्ट ड्रॉ करूँ, तो अभी तक जो हम डिस्कस करते आए हैं पीएच चार्ट के करस्पॉन्डिंगली, दिस इज द पीएच चार्ट, ये हमारे पास क्या है, एवेपोरेटर है और दिस इज द कंडेंसर। अब ये क्या कहते हैं, जैसे जैसे हम कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लेट्स से मेरे पास मिनिमम कंडेंसर टेम्परेचर पहले यहाँ पे था, अब जैसे जैसे मैं कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट के ऊपर आएंगे, तो बाय इंक्रीजिंग द कंडेंसर टेम्परेचर वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बाय इंक्रीजिंग द कंडेंसर टेम्परेचर वर्क ऑफ कंप्रेशन विल बी रिड्यूस। अब इस ग्राफ से आ जाए, ये देखिए हमारे पास जैसे जैसे हम एवेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बाय कीपिंग द कंडेंसर टेम्परेचर से, मैं एक कंडेंसर टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, तो ये देखो ये लाइंस है वर्क ऑफ कंप्रेशन की, ये वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये वर्क ऑफ कंप्रेशन ये देखें ये क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है फॉर ए सिंगल कंडेंसिंग टेम्परेचर। इसी तरह जब हम कंडेंसर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे हमारे पास जब, अच्छा, तो वॉल्यूम, अब देखें जब हमने एवेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वॉल्यूमेट्रिक वर्क जो है, ये डॉटेड लाइन को देखें, वॉल्यूमेट्रिक वर्क हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हम इसको डिफाइन करेंगे कंप्रेशन का, दिस इज द पॉइंट 2 यहाँ पे इस ग्राफ से, तो कैन आई राइट वॉल्यूमेट्रिक वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वी विल बी इक्वल टू, अब वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर्स एट द इनलेट V1, सो दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक वर्क। इसी तरह अगर स्पेसिफिक वर्क की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द रेफ्रिजरेंट दैट इज द m डॉट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने वॉल्यूमेट्रिक वर्क लिखा दैट विल बी इक्वल टू H2 minus H1 divided by specific volume of 1। अब evaporator टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक वर्क यहाँ पे देखें, इस ग्राफ के ऊपर देखें कि वॉल्यूमेट्रिक वर्क एक पॉइंट पे जाके डिक्रीज होना शुरू होगा और यहाँ पे एक पॉइंट के आके ये इंक्रीज हो रहा है और देन फाइनली स्टार्ट डिक्रीजिंग। इट मीन्स जब हम वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो H2 माइनस H1 भी डिक्रीज कर रहा है, V1 भी डिक्रीज कर रहा है, तो जो रिलेटिव रिडक्शन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वॉल्यूमेट्रिक वर्क जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली ये इंक्रीज हो रहा है और देन फाइनली ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। इट मीन्स एक वेपोरेटर टेम्परेचर हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा जिसके ऊपर वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगा, मिनिमम होगा। अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम बिलो की बात करेंगे तो वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हाँ जी फरहान, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम ये समझ नहीं आई, आप जरा रिपीट करते हैं।
वही सिर्फ साथ में कहाँ से दोबारा रिपीट करूँ? हमें ग्राफ का बता दें, ये जो साथ में हम वर्क का बताया कि ये वॉल्यूम और इसका स्पेसिफिक वर्क ऑफ कंप्रेशन। इस वाले ग्राफ का दोबारा बताऊँ? जी मैम। अच्छा, ये देखिए इस ग्राफ के अंदर ये जो ब्लू के साथ आपको ये वेपोरेटर टेम्परेचर इस तरह इंक्रीज कर रहा है, और ये जो है कंडेंसर टेम्परेचर इस डायरेक्शन में यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास ये जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज फॉर द वर्क ऑफ कंप्रेशन, और ये जो आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही है, दिस इज फॉर द वॉल्यूमेट्रिक वर्क। क्लियर है ये पॉइंट? जी मैम। अब देखो इस ग्राफ के अंदर देखो, अगर हम वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मैं 1 से 1 डैश के ऊपर आती हूँ, वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है वर्क ऑफ कंप्रेशन। इसी ग्राफ से यहाँ से देखो, अगर आप वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो फॉर ए सिंगल कंडेंसर टेम्परेचर, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो इस टाइम कंडेंसर टेम्परेचर होगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंगली ये देखो वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ये लाइन डाउनवर्ड मूव कर रही है, वर्क ऑफ यस कंप्रेशन मैम। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यही बात मैंने बताई है कि बाय इंक्रीजिंग द evaporator टेम्परेचर स्पेसिफिक वर्क ऑफ कंप्रेशन विल बी डिक्रीज। क्लियर है ये पॉइंट? मैम ठीक हो हमारा गया। डिजायर क्या है यहाँ पे? कंप्रेसर वर्क स्मॉलर होना चाहिए। अभी स्पेसिफिक वर्क ऑफ कंप्रेशन डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा? रिड्यूस होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम रिड्यूस होने का क्या मतलब है? हमारे पास कंप्रेसर क्या होगा? स्मॉलर होता जाएगा। ओके मैम। स्मॉलर कंप्रेसर। अच्छा, अब इसी को अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक वर्क ऑफ कंप्रेशन की बात करूं, तो यहाँ से ये डॉटेड लाइंस जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करी हैं? वॉल्यूमेट्रिक वर्क ऑफ कंप्रेशन को। अब देखो जैसे जैसे हम वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? H2 - H1, पहले H2 - H1 की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही थी, दिस इज द H2 डैश H2, और ये 1, इसको यहाँ से देख लें। अब देखो अगर मैं यहाँ से H1 - H2 - H1 मेजर करूँ, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। देन अगर मैं H2 डैश माइनस H1 डैश मेजर करूँ, तो मुझे बताओ H21 ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी या ये वैल्यू ग्रेटर होगी? हम H2 माइनस H1 डैश। H2 वन माइनस डैश। H2 डैश माइनस H1 डैश जो होगी वो ग्रेटर होगी H2 माइनस H1 से। यस मैम। जी मैम। अच्छा, इट मीन्स अगर मैं एवेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो H2 - H1 क्या होगा? डिक्रीज होगा। जी मैम। अगर H2 - H1 डिक्रीज होगा, अब यहाँ पे आ जाओ दोबारा, स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने बताया था जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है। 1 पॉइंट के ऊपर स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा एज कम्पेयर टू द 1 डैश। जी स्पेसिफिक मैम। वॉल्यूम एट 1 क्या होगा? लेस होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 1 डैश। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे V1 भी अगर वेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो V1 भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इट मींस जो वॉल्यूमेट्रिक वर्क ऑफ कंप्रेशन है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसकी रिलेटिव रिडक्शन या फिर इंक्रीमेंट के ऊपर, कि रिलेटिवली ये कंपोनेंट दोनों वैल्यूज इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। अब इस ग्राफ से देखो, पहले इंक्रीज हो रही है वैल्यू, देन स्टेबल हो गई है, और उसके बाद फाइनली स्टार्ट डिक्रीजिंग। इट मींस जब भी हम रेफ्रिजरेट डिजाइन कर रहे होते हैं तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है जिसके ऊपर एवेपोरेटर जो है उसकी उसके ऊपर हमें कंप्रेसर जो है वो स्मॉलर रिक्वायर्ड होगा, और उसकी सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। क्लियर है ये पॉइंट? जी मैम। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास हम वॉल्यूमेट्रिक वर्क इनपुट क्यों कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास बेसिकली जब हम पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, पावर इनपुट लिखते हैं, दैट इज आल्सो इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक वर्क मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम फ्लो रेट। अब यहाँ से देखो वॉल्यूमेट्रिक वर्क का यूनिट क्या होगा हमारे पास? किलो जॉल पर यूनिट। हमारे पास वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब इंटू केजी। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर केजी। हर तो के। अगेन पर केजी, तो हमारे पास पर, ये दोबारा कैंसिल होके केजी केजी से हमारे पास ये क्या आ जाएगी? बेसिक किलो जॉल पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट की हम बात करें ना, किलो जॉल पर सेकंड, तो किलो जॉल पर सेकंड हमारे पास किसका यूनिट आ जाता है? पावर का यूनिट आ जाता है। अब यहाँ से बेसिकली हम जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें एक हाइपोथेटिकल पावर की वैल्यू बताती है। वो पावर जिसके ऊपर जितना हमें इनपुट देना पड़ेगा या जितनी पावर देनी पड़ेगी कंप्रेसर को, वो ही पावर दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द एक्चुअल केस में।
एक्चुअली वो हाइपोथेटिकल पावर क्या होगी, वही पावर हमें रिक्वायर्ड होगी एक्चुअली कंप्रेसर को देने के लिए जब सिस्टम जो है वो रनिंग कंडीशन में आएगा। इस वजह से हम डब्ल्यू वी या फिर वॉल्यूमेट्रिक वर्क को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ना आपको 30 पावर क्या मतलब कौन सी पावर है मीन इफेक्टिव वाट का प्रेशर, जिस हाइपोथेटिकल जैसे आप इंजन के अंदर मीन इफेक्टिव प्रेशर या इंडिकेटेड पावर, मीन इफेक्टिव पावर कैलकुलेट करते हैं ना, ये वही है बेसिकली। ठीक हो गया। क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम, ये मैम। यस मैम। पावर। अच्छा, यस अब मैम। हम सेकंड ग्राफ देखें। अवेपोरेटर टेम्परेचर का इफेक्ट हम देख रहे हैं सीओपी के ऊपर। अब यहाँ पे देखो अवेपोरेटर टेम्परेचर, जब मैं अवेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, टी एवेपोरेटर इंक्रीज होगा, तो मुझे बताओ सीओपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इस ग्राफ को देखो, एवेपोरेटर टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, सीओपी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। सीओपी हमारे पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इट मींस अगर हम एवेपोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सीओपी जो है वो इंक्रीज होती है। और अगर मैं इसके ऑपोजिट बात करूं, अगर मैं कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो मुझे बताओ सीओपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज हो जाएगा। विजुलाइज करें, थोड़ा सा पीएच चार्ट ड्रॉ करें। कंडेंसर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जा रहे हो। पहले हमारे पास एक कंडेंसर टेम्परेचर ये था, अब मैं कंडेंसर टेम्परेचर बाय कीपिंग द एवेपोरेटर टेम्परेचर सेम, अब कंडेंसर टेम्परेचर ये ले आए, अब हमारे पास ये कंडेंसर टेम्परेचर आ गया। अब कंडेंसर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो सीओपी हमारे पास यहाँ पे क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती डिक्रीज होती जाएगी। है। इट मींस हम कह सकते हैं इफ वी वांट अ हाई सीओपी एंड अ स्मॉलर कंप्रेसर, we have to operate evaporator as high as possible and condenser as low as possible. क्लास ये पॉइंट क्लियर हुए? दोबारा बता दें। मैं दोबारा दोबारा बता रिपीट दें। करती हूँ। इफ वी वांट अ हाई सीओपी एंड अ स्मॉलर कंप्रेसर, दो ही कंपोनेंट हमारे पास, सीओपी ज्यादा होनी चाहिए, कंप्रेसर स्मॉलर होना चाहिए। कंप्रेसर स्मॉलर होगा तो हमारे पास वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है वो कम होगा। सो इफ वी वांट अ हाई सीओपी and a small compressor, we have to operate evaporator as high as possible and condenser as low as possible. evaporator का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा और कंडेंसर का टेम्परेचर जितना कम होगा, उतनी ज्यादा सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और सीओपी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। 23 में से सिर्फ 2 की आवाज आई है। यस मैम, ये क्लियर है। यस मैम। यस मैम, क्लियर। अच्छा, अब वो कहाँ गया? अली कहाँ पे गया? अली सिद्दीकी। वो मेरे ख्याल से आज आया ही नहीं है मैडम। चलो गुड है। हाँ जी, बाकी क्लास को तो क्लियर है कि हमारे पास सीओपी किस तरह मैक्सिमम होगी और कंप्रेसर का साइज स्मॉलर होगा, तो इसके लिए हमें वेपोरेटर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे और कंडेंसर जो है वो मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करना पड़ेगा। सो दीज आर द टिपिकल परफॉर्मेंस ट्रेंड जो कि रिप्रेजेंट करें कि हमारे पास सीओपी के ऊपर और वेपोरेटर टेम्परेचर वर्क के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सुपर हीटिंग भी इंटेंशनली प्रोवाइड की जाती है। अब हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पर्पस क्या है सुपर हीटिंग का, सब कूलिंग का, और फिर प्रेशर ड्रॉप कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सब पैरामीटर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला हमारे पास जो आएगा डेट इज द सुपर हीटिंग। अच्छा, अब सुपर हीटिंग क्या होती है? बेसिकली सुपर हीटिंग जो है इट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर सेचुरेशन टेम्परेचर में, और हमारे पास दूसरी साइड पे जो टेम्परेचर होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। यहाँ पर हम सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स विल बी फ्यू डिग्री हायर देन द एवेपोरेटर टेम्परेचर, तो वहाँ पे जो वेपर होंगे यहाँ से जो एग्जिट करेंगे वेपोरेटर से, वो क्या हो जाएंगे? सुपर हीट हो जाएंगे। अच्छा, अब सुपर हीटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये सक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट 1 है, दिस इज द सक्शन प्रेशर। यहाँ पे जो सक्शन प्रेशर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू होगी वो डिफाइन करेगी वैल्यू ऑफ
डिग्री ऑफ सुपर हीट। अब वो कहते हैं कि हमारे पास सुपर हीटिंग जो होती है वो वेरी करती है सक्शन प्रेशर के ऊपर। अगर यहाँ पे हमारे पास सक्शन और सेचुरेटेड सक्शन प्रेशर जो है वो जैसे जैसे डिफरेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरी करेगा। तो ये टेम्परेचर जो डिफरेंस आएगा सेचुरेशन के ऊपर और जो वेपर्स जो हैं लीव करें जिस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, हमें डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब सुपर हीटिंग जो है वो बेसिकली क्यों ज़रूरी होती है? अगर हम एवेपोरेटर की टाइप्स की बात करें तो किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारे पास दो तरह के एवेपोरेटर्स होते हैं। एवेपोरेटर्स जो होते हैं इट कैन बी द फ्लडेड वेपोरेटर, और दूसरा जो वेपोरेटर उसे हम कहते हैं स्टार्व्ड एवेपोरेटर। अब स्टार्विंग, अब फ्लडेड एवेपोरेटर बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग मेजर कर रहे हैं और उस डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग की वैल्यू जो है वो लोअर है नॉर्मल वैल्यू से जो कि हमें गिवन थी या जो कि हमने मेजर की थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेफ्रिजरेंट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसके अंदर एंटर हो रही है वेपोरेटर के अंदर। इट मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या हो गया, वेपोरेट हो गई है, और सुपर हीटिंग की वैल्यू या डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग जो है वो लोअर हो गई है नॉर्मल वैल्यू से। तो इस तरह का जो वेपोरेटर है उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्लडेड एवेपोरेटर। सेकंड जो हमारे पास आता है दिस इज कॉल्ड द स्टार्व्ड एवेपोरेटर। इस केस में क्या होता है, अगर डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग बहुत हाई है नॉर्मल वैल्यू से, जितनी हमने डिज़ाइन की थी उस वैल्यू से बहुत हाई है, तो इट मीन्स जो रेफ्रिजरेंट है वो बहुत कम एंटर हो रहा है अब इवेपोरेटर के अंदर देन द हीट लोड। जितना हीट लोड रिक्वायर्ड था उससे रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग हमें क्या बता रही है कि आइदर हमारे पास यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो प्रॉपर आ रहा है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ पे क्वांटिटी कम है, वो भी हम किससे मेजर कर सकते हैं, इट कैन आल्सो मेजर्ड बाय यूजिंग द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। अच्छा, और डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग आल्सो इंडिकेट्स द सक्शन प्रेशर। अब यहाँ पे भी मैंने बताया कि प्रेशर किसके, सक्शन प्रेशर जो है वो किसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होगा, तो कोरिस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, अब लेट्स से अगर सक्शन प्रेशर बहुत कम है नॉर्मल प्रेशर से, जिस प्रेशर के ऊपर सक्शन प्रेशर कम होने का क्या मतलब है कि वेपर्स जो हैं वो कंप्रेसर के अंदर लो प्रेशर पे एंटर हो रहे हैं, लो प्रेशर पे एंटर होंगे तो कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तो सक्शन प्रेशर कम है नॉर्मल से, तो इट मीन्स वहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो लो आ रहा है, लो रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेंट जो है उसकी क्वांटिटी कम है। रेफ्रिजरेंट कम होने के साथ साथ एयर फ्लो जो है, लैक ऑफ एयर फ्लो अक्रॉस द एवेपोरेटर, एवेपोरेटर के अक्रॉस जो है एयर फ्लो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे एवेपोरेटर जो है सुपर हीट होगा लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू। सो दिस इज द पर्पस ऑफ सुपर हीटिंग के हमें पता चलता है कि आइदर उसके अंदर सक्शन प्रेशर क्या है, सेकेंडली वो बताता है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो कितना एंटर हो रहा है यहाँ पे, कितना वहाँ से लीव कर रहा है। अच्छा, अब सुपर हीटिंग क्या इंश्योर करती है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब देखो लेट से सम टाइम्स क्या होता है कि वन पॉइंट जो है हमने डिज़ाइन किया तो वन पॉइंट सेचुरेटेड लाइन के ऊपर लाई कर रहा था, बट सम हाउ वन पॉइंट जो है वो इस रीजन में आ गया, मैंने जहाँ रेड पॉइंट के साथ शो किया। अब जब इस रीजन के आ गया तो इट मीन्स जो कंप्रेसर के अंदर एंटर होगा लिक्विड प्लस वेपर। अगर कंप्रेसर के अंदर लिक्विड के ड्रॉपलेट्स एंटर हो गए एंड वी आर यूजिंग मोस्टली द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो वो लिक्विड पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो स्मॉल लिक्विड पार्टिकल्स पूरे के पूरे मैकेनिकल सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। तो बेसिकली सुपर हीटिंग इंश्योर्स ऑल द लिक्विड बॉयल ऑफ बिफोर एंटरिंग इनटू द कंप्रेसर, बिकॉज इवन द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द लिक्विड कैन कॉज द डैमेज। सो हम सुपर हीटिंग कैसे कर सकते हैं, बाय एडिंग द मोर एरिया इन द वेपोरेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, सुपर हीटिंग क्या कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, दिस इज द आइसोबैरिक प्रोसेस। बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट हम यहाँ पे हीट को जो है वो ज़्यादा हीट ऐड करते हैं। हाई हीट ऐड होने की वजह से जो गैसेज हैं वो सारी की सारी किस फॉर्म में बाय लीव करती हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए सुपर हीटेड स्टेट। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया इट मीन्स सुपर हीटिंग हमारी रिक्वायरमेंट है भी। हमारे पास दो तरह की सुपर हीटिंग है, इट कैन बी द यूजफुल सुपर हीटिंग और इट कैन बी द यूजलेस सुपर हीटिंग। जब हम सुपर हीटिंग इंटेंशनली करेंगे तो हमारे पास यूजफुल है, और अगर हमारी सुपर हीटिंग रिक्वायरमेंट नहीं है तो देन इट इज कॉल्ड द यूजलेस। अब हम देखते हैं कि यूजफुल सुपर हीटिंग कहाँ पे होती है और यूजलेस सुपर हीटिंग कहाँ पे होती है। यहाँ तक कोई मैम ये क्वेश्चन पूछ ले। मैम ये जो पॉइंट 1 है डायग्राम में, बिल्कुल मैम ये 1 से 2 जो कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन मैम, ये
थ्योरेटिकल कंप्रेशन है। नहीं, 1 से 2 हमारे पास हमने एज्यूम किया जब 1 पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा था, एग्जैक्टली सैचुरेटेड लाइन के ऊपर लाई सैचुरेटेड। कर रहा था। ठीक है, अगर हमने ये हमारा डिजाइन कंडीशन थी, बट जब हम सुपर हीटिंग करते हैं तो 1 से किस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, ये जो मैंने लाइन शो की है इस पॉइंट के ऊपर आ गए, सिमिलरली यहाँ पे ये लाइन के ऊपर आ गए। हमने क्या किया, एक प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हीट को ऐड किया है। अब जब हम हीट ऐड करेंगे तो वो 1 से किस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, ये 1 डैश पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, और कोरस्पॉन्डिंगली दिस इज द 1 डैश पॉइंट। अब 1 डैश से 2 डैश, नाउ दिस इज द एक्चुअल कंप्रेशन। ओके। तो एरिया ऑफ कंप्रेशन इस केस में अभी मैं बताती हूँ कि हमारे पास यूजफुल और यूजलेस सुपर हीटिंग कहाँ पर होती है, तो वहां से आप लोगों की पॉइंट जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। आइडियली अगर मैम हमें ये 1 से 2 होता है प्रोसेस। दोबारा पूछो। मैम ये जो 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस है ये आइडियली है, और जो 1 डैश से 2 डैश है ये ये थ्योरेटिकल। ये हमारे पास एक्चुअल है। एक्चुअली हम सिस्टम के अंदर जब हम आइडियल साइकिल में बात करते हैं तो हम 1 से 2 प्रोसेस लेते हैं, बट एक्चुअली हम सिस्टम के अंदर सुपर हीटिंग करने के बाद सुपर हीटिंग। कंप्रेशन करते हैं। सो दिस इज 1 डैश टू 2 डैश इज द एक्चुअल केस। अच्छा, मैम फ्लडेड थोड़ा अच्छा। फ्लडेड एवेपोरेटर का क्या मतलब है, हम किस तरह हमारे पास जब एवेपोरेटर डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग मेजर करते हैं, तो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग कहाँ पे मेजर करते हैं, सक्शन लाइन के ऊपर मेजर करते हैं। जब भी मैंने आप लोगों को सामने ये शो किए, अब देखो एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, तो द क्वेश्चन इज कि हमने डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग कहाँ पे मेजर करनी है, आइदर एवेपोरेटर से बिल्कुल जो सक्शन लाइन ज्वाइन करिए वहां पे मेजर करनी है, या कंप्रेसर की एंट्री के ऊपर मेजर करनी है। तो हमेशा डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग हम इस पॉइंट के ऊपर मेजर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसने पाइप में से पास करना है, तो अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट लॉसेस होंगे, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटीज आएंगी, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जो कंप्रेसर के अंदर एंटर हो रहा होता है हम यहाँ पे मेजर करते हैं। अच्छा, अब एवेपोरेटर जब डिजाइन कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 तरह के एवेपोरेटर, जो एवेपोरेटर के अंदर बेसिकली हम कह सकते हैं फ्लॉज आते हैं एवेपोरेटर के अंदर उसकी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या कहते हैं, एवेपोरेटर या तो फ्लडेड हो गया या फिर एवेपोरेटर जो है उसके अंदर स्टार्विंग हो गई है। अब फ्लडेड या स्टार्विंग एवेपोरेटर का क्या मतलब है, फ्लडेड का मतलब है कि रेफ्रिजरेंट जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर आ गया है, और स्टार्विंग का क्या मतलब है कि रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी बहुत कम आ रही है। अच्छा, अब रेफ्रिजरेंट बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग जो है वो हमारी कम है। 2 पॉइंट है, फ्लडेड के अंदर रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, रेफ्रिजरेंट फ्लो ज्यादा हो गया है, बट द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग इज लो। इट मींस सारा की सारी वो कहाँ पे हो रहा है, यूजलेस हीट लॉसेस हो रहे हैं, और सारा का सारा रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, वेपोराइज हो रहा है। स्टार्विंग के अंदर क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग ज्यादा है, बट वेपोरेटर जो मैस फ्लो रेट है वो कम है। इट मींस हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग कम होगी और यहाँ पे मैस फ्लो रेट कम हो गया। मोर मैस फ्लो रेट रिक्वायर है, वेपोरेटर की जो है कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कूलिंग की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग से हमने देखा है कि आइदर हमारे पास वो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग बता रही है कि आइदर वेपोरेटर फ्लडेड है या फिर उसके अंदर स्टार्विंग हुई हुई है। क्लियर है ये पॉइंट? अब ओके हो गया मैम। बेसिकली सुपर हीटिंग ने क्या बताया है कि वेपोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट ओवरफ्लो कर रहा है या फिर उसका फ्लो जो है वो कम हुआ हुआ है, और एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आइडियल में मैम हमने ये प्लान किया था कि 1 से 2 अगर वर्क होता है तो हमें कम वर्क रिक्वायर्ड है, अगर हम वन कम डैश से वर्क टू डैश रिक्वायर्ड है, पे जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन मैम अब यहाँ पे तो हमें वर्क काफी मैं ज्यादा चाहिए होगा। अभी ये मैं यूजफुल और यूजलेस बताती हूँ, उसमें क्लियर होता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, 2 तरह की सुपर हीटिंग होती है। इट कैन बी द यूजफुल सुपर हीटिंग और इट कैन बी द यूजलेस सुपर हीटिंग। अच्छा, अब यूजफुल और यूजलेस सुपर हीटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसको हम किस बेस पर डिफाइन करते हैं, अगर हम बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बात करें तो यूजफुल सुपर हीटिंग क्या होती है, इफ द सुपर हीटिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू द हीट ट्रांसफर विद इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, तो वो हमारे पास क्या होती है, यूजफुल सुपर हीटिंग होती है। और यूजलेस सुपर हीटिंग क्या होता है, इफ द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इनसाइड द फ्रीजर कंपार्टमेंट, सॉरी आउटसाइड द फ्रीजर कंपार्टमेंट, तो वो हमारे पास क्या होती है, यूजलेस सुपर हीटिंग होती है। अच्छा, अब पहले अगर सिंपल सुपर हीटिंग की बात करें, सुपर हीटिंग के केस में क्या हुआ, वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज हुआ। इनिशियली वर्क ऑफ कंप्रेशन हमारे पास ये था, नाउ दिस इज द, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा वर्क हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। वर्क ऑफ कंप्रेशन तो इंक्रीज हुआ, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विदाउट सुपर हीटिंग क्या था, H1 माइनस H4,
आफ्टर सुपर हीटिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे पास क्या हो गया, H1 H1 dash डैश माइनस H4, minus H4 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो गया, लेकिन वर्क ऑफ कंप्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज to हो be गया. So this is the simple effect of the superheating. Now मैम ये दोबारा बता दें. मैंने and बताया कि मैम जब increase ये हो वर्क जाएगा मैम वर्क. इंक्रीज होगा तो वर्क भी तो इंक्रीज होगा. Yes वन बाय ma'am. वन बात करें, दोबारा दोबारा पूछे. मैम जबकि यहाँ पर स्पेसिफिक रेफ्रिजरेशन की इफेक्ट इंक्रीज कर रही है, स्पेसिफिक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो मैम बिल्कुल यहाँ पे हमारा वर्क भी तो इंक्रीज हो रहा है मैंने इस हिसाब बताया से. कि हमारे पास रिलेटिवली अगर वर्क ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है. दोनों जी इफेक्ट मैम. हमने डिस्कस किए हैं. दिस इज द सिंपल सुपर हीटिंग. नाउ व्हेन इट इज यूजफुल एंड व्हेन इट इज यूजलेस. इफ superheating takes place inside the freezer compartment, then it is called the useful superheating. And if it takes place outside the freezer compartment, it is called the useless superheating. अब inside और outside freezer compartment की क्या बात है. अब let's say superheating कहाँ पर हो रही है हमारे पास, इन जब वेपोरेटर से कंप्रेसर के अंदर लिक्विड लाइन जा रही है, वेपर्स जा रहे हैं, तो जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है, और वो हीट ट्रांसफर किसके साथ हो रहा है, सराउंडिंग के साथ हो रहा है. तो क्या हमें ये हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड है सराउंडिंग के साथ? No ma'am. तो ये दिस इज heat कॉल्ड द loss. यूज दिस इज द हीट लॉस एंड दिस इज कॉल्ड द यूजलेस सुपरहीटिंग. एंड इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सराउंडिंग, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द यूजलेस सुपरहीटिंग. क्लियर है ये पॉइंट? जी मैम. अच्छा, अब हमारे पास सेकंड क्या आता है, सुपर हीटिंग करते हैं इनसाइड द फ्रीजर कंपार्टमेंट. अब इनसाइड द फ्रीजर कंपार्टमेंट हमारी सुपर हीटिंग कब रिक्वायरमेंट है. लेट्स से हमने प्रैक्टिकली जब डिजाइन किया तो वन पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा था, सेचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर लाई कर रहा था. बट एक्चुअली जब फ्रीजर और पूरा वर्किंग सिस्टम मेंटेन हुआ तो वन पॉइंट सेचुरेशन के ऊपर लाई नहीं किया, वन पॉइंट सम डिग्री जो है बिलो द सेचुरेशन पॉइंट है. अब सम डिग्री बिलो द सेचुरेशन पॉइंट का क्या मतलब है, लेट्स से मेरी यहाँ पे वेपर क्वालिटी 98% है, इट मींस स्टिल 2% लिक्विड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. जब ये 2% लिक्विड कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर को डैमेज कर देगा. टू इंश्योर all the liquid is convert into the vapor before going to the compressor, हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली इंटेंशनली फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर ही सुपर हीटिंग करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द यूजफुल सुपर हीटिंग. उसको हम क्या कहते हैं, यूजफुल सुपर हीटिंग कहते हैं. क्लियर है पॉइंट? जी मैम. क्लास ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि यूजफुल कब है और यूजलेस कब है? जी मैं भी क्लियर हो गया. जी मैम. Yes ma'am. तो हमारे पास जब इंटेंशनली हमारी सुपर हीटिंग रिक्वायरमेंट है टू इंश्योर ऑल द लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर्स बिफोर गोइंग टू द कंप्रेसर टू प्रिवेंट द मैकेनिकल डैमेज, वी हैव टू डू द सुपर हीटिंग फ्रॉम 1 to 1 dash. अच्छा, अब वो कहते हैं यूजफुल सुपर हीटिंग इंक्रीज बोथ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एज वेल एज द वर्क ऑफ कंप्रेशन. हेंस द COP ratio of the refrigeration effect and work of compression may or may not increase with the superheat depending mainly on the nature of the working fluid. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था जब हम किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो COP इंक्रीज करना ही सिर्फ हमारा टारगेट नहीं है. ऐसा है कि COP को इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन साथ ही कंप्रेसर जो उसको डैमेज करती है. अगर कंप्रेसर को डैमेज करते हैं तो डेफिनेटली वो कॉस्ट हमारे पास सेपरेट है, COP को इंक्रीज करने से ज्यादा होगी. तो इस वजह से हमें COP को इंक्रीज करना हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है. वी हैव टू कंपनसेट और वी हैव टू मतलब हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सिस्टम के हर एक कंपोनेंट के ऊपर. इस वजह से हम वहाँ पे कंप्रेसर की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, उसको डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे यूजफुल सुपर हीटिंग जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है. क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके हो गया मैम. और Yes, ma'am. सेकेंडली हमारे पास डिपेंड करता है कि आइदर COP इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही. अगेन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, कि रेफ्रिजरेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वर्क ऑफ कंप्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड था, कम रिक्वायर्ड था, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग के लिए कम वर्क ऑफ कंप्रेशन पे हो सकता है वो हमें ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोवाइड करे, तो उस केस में COP भी इंक्रीज होगी. हो सकता है कुछ रेफ्रिजरेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा वर्क ऑफ कंप्रेशन के ऊपर भी बहुत कम, उनकी रेफ्री कूलिंग कैपेसिटी बहुत लो है, तो उस केस में COP क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द nature of the refrigerant we are going to use in the cycle.
अच्छा, उसके बाद कहते हैं द हीट ऑफ कंप्रेशन पर केजी ऑफ द सुपर हीटेड साइकिल इज ग्रेटर, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 10% हो गई है। टेम्परेचर इज हायर फॉर द डिस्चार्ज वेपर फॉर द कंडेंसर। अब यहाँ पे अगर सुपर हीटिंग हमने की है तो डेफिनेटली जो कंडेंसर के अंदर जो टेम्परेचर जा रहा है, पहले वो 2 के ऊपर था, अब वो किसके ऊपर जा रहा है, 2 डैश के ऊपर जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो कंडेंसर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा वो डेफिनेटली उसका एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, सो डैट इट कैन रिजेक्ट मैक्सिमम हीट टू द एटमॉस्फेयर। अब अगर ये यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिजेक्ट नहीं करेगा तो अगेन 3 पॉइंट के ऊपर क्या आना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स आना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे कंडेंसिंग मीडियम जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए। तो इस वजह से वो कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर टेम्परेचर जो है डिस्चार्ज of the vapor from the compressor head वो भी increase हो जाएगा. This will increase the condenser work. So a greater quantity of heat is rejected at the condenser, approximately 10%. Heat condenser के अंदर भी जो है वो ज़्यादा heat हम reject करेंगे. The effect of superheating of the suction vapor has on the capacity of the system and on the coefficient of performance entirely depends on where and how the superheating takes place. अभी मैंने आपको बताया कि if the vapor occurs and upon whether or not the heat absorbed by the vapor in becoming superheated product useful cooling. So it will be shown in the following slide that the superheating of the suction vapor in an actual cycle occurs in such a way that a part of heat taken in by the vapor in becoming superheated is absorbed from the refrigerated space and produce the useful cooling, whereas another part is absorbed by the vapor after the vapor leaves the refrigerated space and therefore produce the no useful cooling. The compressor has more displacement, डेफिनेटली लार्जर सुपर हीटिंग के केस में रिक्वायर्ड होगा, कंप्रेसर वर्क ज़्यादा होगा, सीओपी ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स से सैचुरेटेड साइकिल के लिए सीओपी 4.8 थी तो सुपर हीटेड साइकिल के लिए हमारी सीओपी कितनी हो जाएगी, वो 4.3 हो जाएगी। सो इन कंक्लूजन, वॉल्यूम फ्लो रेट per unit capacity, the power required per unit capacity, and the quantity of heat rejection at the condenser per unit capacity all are ग्रेटर। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया कि वॉल्यूम फ्लो रेट ग्रेटर होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट ग्रेटर हुआ तो वर्क ग्रेटर हुआ, वर्क ग्रेटर हुआ तो कंडेंसर का डिस्चार्ज कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कंडेंसर पर यूनिट कैपेसिटी जो है वो भी ग्रेटर होगा हमारे पास। क्लियर है ये पॉइंट? जी मैम। यस। तो बेसिकली वही एक ही बात है कि हमारे पास हम उसी को डिफरेंट वेज से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ वर्क इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ कंडेंसर भी जो है वो लार्जर क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा। सो दिस इज द ग्राफ सुपर हीटिंग है विदाउट सुपर हीटिंग, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं सुपर हीटिंग दैट प्रोड्यूस द यूजफुल कूलिंग, both the refrigeration effect and heat of compression are greater. अभी हमने explain कर दिया। However, since increase the refrigeration effect is proportionally than the increase in the heat of compression. So therefore, the COP of superheated cycle is higher than saturated cycle. Useful cooling के केस में हमारे पास saturated cycle की 4.8 है तो superheated की somehow कितनी हो जाती है 4.85, क्योंकि proportionally हमारे पास दोनों increase कर रहे हैं। In useful cooling, अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो कोरस्पॉन्डिंगली अगर हीट ऑफ कंप्रेशन इंक्रीज करे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों अगर एक प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज हो रहे हैं तो सीओपी क्या है, दिस इज द डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय द वर्क इनपुट। अगर वर्क इनपुट इंक्रीज हुआ तो डिजायर्ड इफेक्ट भी इंक्रीज हुआ तो कोरस्पॉन्डिंगली सीओपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो द एक्सटेंट ऑफ विच टू विच सुपर हीटिंग इज अलाउड depends upon where and how superheating occurs and upon the refrigerant use. अच्छा, सुपर हीटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? एंड ऑफ द एवेपोरेटर के ऊपर, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। सक्शन पाइपिंग के अंदर हम सुपर हीटिंग कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्राई लूप। इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। इन द सक्शन पाइपिंग लोकेटेड आउटसाइड द रेफ्रिजरेटेड स्पेस अनडिजायरेबल होती है, इसको हमने एलिमिनेट करना होता है। सेकंड सुपर हीटिंग जो है वो कहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकती है? इट कैन अकर इन द लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर। अच्छा, अब हमारे पास एट द एंड ऑफ एवेपोरेटर भी हमारी रिक्वायरमेंट है, सक्शन पाइपिंग के अंदर ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट 3 के ऊपर जो सुपर हीटिंग होगी, दिस विल बी द यूजलेस सुपर हीटिंग। लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर जो है, दिस इज द टाइप ऑफ सुपर हीटिंग जिसमें हम हीट लेके एक कंडेंसर से हीट लेके एवेपोरेटर को देते हैं। इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं पहले ड्रायर लूप को कि ड्रायर लूप क्या होता है। अब आप ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एवेपोरेटर है।
एवेपोरेटर के बाद हमारे पास ये क्या लगी हुई थी, सक्शन लाइन। सक्शन लाइन को हम क्या करते हैं, अगर तो सुपर हीटिंग हो रही हो इस सक्शन लाइन के अंदर, तो हम वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्राई लूप। अब इसमें क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सक्शन पाइपिंग जो है उसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द सुपर हीटिंग पर्पज। अब वो क्या करता है कि हीट एक्सचेंज करता है विद इन द रेफ्रिजरेटर स्पेस, और उसको वहाँ पे क्या कर देता है, वेपर्स को सुपर हीट कर देता है बिफोर एंटरिंग इनटू द कंप्रेसर, and this is called the dry loop. And use of the dry loop permits more complete flooding of the evaporator with liquid refrigerant without the danger of the liquid overflowing into the suction line and being drawn into the compressor. तो ये हमारे पास पर्पस आ जाता है, वो कहता है कि ड्राई लूप का excessive superheating within the evaporator space will reduce the capacity of evaporator unnecessarily. इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, लार्जर या तो लो वेपोराइजिंग टेम्परेचर रिक्वायर्ड है या फिर लार्जर एवेपोरेटर रिक्वायर्ड है। अब लार्जर एवेपोरेटर के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है, रेफ्रिजरेटर या एसी या उसके अंदर लिमिटेड स्पेस है, तो हम लार्जर एवेपोरेटर तो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या होती है, देयर इज एन ऑप्शन टू डिक्रीज द टू डिक्रीज द टेम्परेचर। अच्छा, वो कहते हैं कि उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राई लूप यूज करते हैं। दिस ऑल नॉट ओनली प्रोवाइड द मींस ऑफ सुपर हीटिंग द सक्शन वेपर इनसाइड द रेफ्रिजरेटेड स्पेस सो दैट the efficiency of cycle is increased without the sacrificing of the expensive evaporator surface, but it actually makes possible more effective use of the existing evaporator surface। जो हमारे पास ऑलरेडी evaporator surface है उसको भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं with the introduction of the dry loop। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। मैम ये जो ड्रायर लूप है ये, मैम ये कंडेंसर के आगे एक्सटेंशन होती है ये पाइप की? बिल्कुल उसी पाइप की हमारे पास एवेपोरेटर के अंदर ही। अब कूलिंग इफेक्ट कहाँ तक प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज द कूलिंग इफेक्ट, यहाँ तक हमारे पास रेफ्रिजरेटेड स्पेस के अंदर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है। अब नेक्स्ट जो है ये फर्दर ये क्या करे, यहाँ पे ये जस्ट हीट लेके मैक्सिमम हीट लेके एक्स्ट्रा हमने उसके अंदर पाइप इंस्टॉल कर दी है, ठीक है सॉर्ट ऑफ। लेकिन ये किसके अंदर है, ये विद इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ही है, आउटसाइड द फ्रीजर इवेपोरेटर के अंदर? कंपार्टमेंट नहीं, विद इन द स्पेस है, आउटसाइड नहीं है। ओके मैम। सो दिस इज कॉल्ड द ड्राई लूप। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमने एवेपोरेटर के अंदर जो हमारे पास पाइप था उसकी लेंथ साइज? को इंक्रीज कर दी है। ओके। और उसमें से कुछ जो है, अब फूड हमारा कहाँ तक प्लेस करेंगे, हमारे पास ये कंपार्टमेंट, ये हमारे पास कंपार्टमेंट होंगे फ्रिज के अंदर जहाँ पे हमने फूड रखा है। ये क्या किया हमने, उसी लिमिटेड स्पेस के अंदर हमने और पाइप जो है एडअप कर दिया है। अब ये क्या करेगा, और हीट लेके वेपर्स, लिक्विड जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट रह भी जाएगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वेपर में कन्वर्ट कर। वेपर। बट मैम ये ड्रायर लूप itself not taking part in evaporator? Itself is not taking part in मैम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होगा इवेपोरेटर पे, उसमें ये पार्ट करेगा मैम? बिल्कुल हमारे पास फाइनल एंथैल्पी तो हम यहीं पे मेजर करेंगे ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। ओके मैम। क्लास यहाँ तक क्लियर है? ओके मैम। इसमें अच्छा, अब देखें, अब ये ड्राई लूप जो है विद इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, अगेन ये लिमिट हो जाएगा स्पेस के ऊपर। हम एक लिमिट से ज्यादा सक्शन पाइप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्लियर है ये पॉइंट कि हमारे पास ड्राई लूप या सक्शन पाइपिंग जो है इसकी लेंथ किसके ऊपर लिमिटेड होती है, स्पेस के टेम्परेचर के ऊपर। हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस के ऊपर है, हम उस रेफ्रिजरेटेड स्पेस की लेंथ से ज़्यादा, उस टेम्परेचर से ज़्यादा यहाँ पे, उस स्पेस टेम्परेचर से ज़्यादा यहाँ पे ड्राई लूप जो है या सक्शन पाइपिंग जो है उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये सक्शन पाइपिंग जो है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज करके उसको सुपर हीट करते हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं अगर हमारे पास टेम्परेचर के अंदर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज करके टेम्परेचर का इंक्रीज करके इस लिक्विड को, रेफ्रिजरेंट को किस में कन्वर्ट करेगा, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग को बेसिकली इंक्रीज करेगा अप टू 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, एक्चुअल साइकिल के अंदर हमेशा सब कूलिंग होती है। अब सब कूलिंग क्या है, इट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम द सैचुरेशन टेम्परेचर एंड बिलो कंडेंसर आउटलेट टेम्परेचर। एक तो हमारे पास ये क्या है, 3 पॉइंट के ऊपर क्या है, दिस इज द कंडेंसर टेम्परेचर, और 3 डैश पॉइंट के ऊपर क्या है, दिस इज द कंडेंसर
आउटलेट टेम्परेचर। अच्छा, अब सब कूलिंग क्यों रिक्वायर्ड है? अब लेट से अब सब कूलिंग हम नहीं कर रहे, पॉइंट 3 के ऊपर है प्रैक्टिकली, जिससे हमने यहाँ पे पॉइंट 1 डिजाइन किया था, अब यहाँ पे पॉइंट 3 जो है वो एग्जैक्टली सेचुरेटेड लाइन के ऊपर नहीं लाई कर रहा, या फिर यहाँ पे कुछ वेपर पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर हो गए। अब जब वो वेपर पार्टिकल्स 3 पॉइंट से एक्सपेंशन वेल्व में आएंगे 4 पॉइंट के ऊपर, तो अब क्या होगा, जब वो 4 पॉइंट से वेपोरेटर के अंदर चले जाएंगे तो वो ऑलरेडी वेपर फॉर्म में, ऑलरेडी वेपर फॉर्म में होने की वजह से उनकी कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द हीट को रिड्यूस कर गई है। कैपेसिटी अगर रिड्यूस कर गई है तो कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंडली, जब वेपर जो हैं वेपोरेटर सक्शन लाइंस के अंदर जाएंगे, वेपोरेटर लाइंस के अंदर चले जाएंगे और यहाँ से पाइपिंग लिक्विड लाइन के अंदर आएंगे, तो वो क्या करेंगे, प्रेशर ड्रॉप को जो है वो इंक्रीज कर देंगे। सो टू अवॉइड दीज वेपर, टू अवॉइड द प्रेशर ड्रॉप, सब कूलिंग जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब सब कूलिंग करने से क्या होता है, अब देखो 3 to 3 अगर सब कूलिंग नहीं करते तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके इक्वल है, H1 माइनस H4। और अगर हम सब कूलिंग करते हैं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, H1 माइनस H4 अगर H1 माइनस H4 मुझे बताओ ग्रेटर होगा या H1 माइनस H4 ग्रेटर होगा? H1 minus H4 dash. हमारे पास तो इट मींस ये देखें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से सब कूलिंग जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट। अच्छा, अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, सेकेंडली अगर आप टीएस डायग्राम के ऊपर देखो, जब सब कूलिंग नहीं कर रहे थे तो थ्रॉटलिंग लॉसेस क्या थे हमारे पास, दिस इज द एरिया, ये सारे के सारे क्या थे, थ्रॉटलिंग के लॉसेस हो रहे थे। जब सब कूलिंग की है तो अब थ्रॉटलिंग लॉसेस देखें हमारे पास क्या हो गए, ये ब्लू एरिया जो है दिस इज ओनली द थ्रॉटलिंग लॉसेस। इट मींस सब कूलिंग करने से थ्रॉटलिंग लॉसेस भी कम होते हैं और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज करता है। सब कूलिंग करने से मैम, सब कूलिंग करने से क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। मैम इससे एयर लोग भी कहते हैं ना कि जब ये रेफ्रिजरेंट में वेपर्स वगैरह आ जाते हैं तो वो प्रैक्टिकली फ्लैश मैंने फ्लैश गैस जी या फिर वो जो एयर वो डिफरेंट है, वो जो आप कह रहे हो ना हाँ, एयर क्योंकि ये फ्लो को मैंने डिफरेंट। प्रैक्टिकली देखा हुआ जब ऐसा होता है ना तो वो जो पाइप आ रहा होता है पीछे से ना जिसमें गैस आ रही होती है तो वो फ्रीज हो जाता है, बिल्कुल, उसमें बर्फ वगैरह जमने लग उसके लिए जाती हम है। डीप फ्रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो वो मैम डीप जनरली वो ये कहते हैं कि आपकी इसमें क्या कहते हैं गैस आ गई हुई है वो रेफ्रिजरेंट में ना, तो आप ये रेफ्रिजरेंट, जाएं करें गैस इसमें नई गैस भरें। बिल्कुल नई गैस उसके अंदर, वो रेफ्रिजरेंट, वो केस क्या हो जाता है हमारा, फ्लडेड एवेपोरेटर हो जाता है वो ठीक हो के मैम गया। इसमें बीच में। मैंने ये केस उससे पूछा था, ये केस उससे हाँ पूछा हाँ, वो कहता था चोकिंग की वजह से आता है ज्यादातर, गैस किसकी वजह आपकी से कम आता हो है? ही नहीं सकती। कंप्रेसर सर चोक मैम कर कहीं देता है। चोक आ जाता है, वो आ कोई जाता है, बिल्कुल वही मैं ब्लॉकेज आ कह रही जाती है। हूँ। वो ये गैस कम नहीं होती, हम जो वर्ड यूज करते हैं ना कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम रेफ्रिजरेटर यूज करते जाते हैं तो कुछ सालों बाद कहते हैं कि जिसकी गैस को फिल करवाना है। अब वो गैस बेसिकली वो तो यहाँ से देखो ना, मैस फ्लो रेट है, एक साइकिल है, क्लोज साइकिल है, यहाँ से एक पॉइंट से मैस फ्लो रेट आ रहा है, दूसरे पॉइंट से जा रहा है। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूस यूज की वजह से उसके मॉलिक्यूलर्स की जो मूवमेंट होती है, उसकी कैपेसिटी वो हमारे पास कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी हम उसको कह सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फिर हम रिफिल करके उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को इनहेंस करते हैं। बाकी तो साइकिल तो हमारे पास क्लोज है ना, कहीं पे मिक्सिंग भी नहीं है, कहीं पे कोई मतलब कहीं से लिक्विड डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा हमारे पास। तो बेसिकली जो वेपर फॉर्म में, यहाँ पे कुछ वेपर्स फॉर्म में, यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर रहा है, हीट ले रहा है, दिस इज द ओनली द प्रोसेस। ओके मैम। बाकी जो आप बात कर रहे हो ना एयर क्लोकिंग की, वो बेसिकली डीप फ्रोस्टिंग करनी होती है। फिर उसके बाद वो जो फ्रीजर की जो बैक साइड के ऊपर आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर फ्रीज के अंदर बर्फ बन जाती है, पीछे बैक साइड पे फ्रोस्टिंग हो जाती है, फिर उसको डीप जी फ्रोस्ट मैम। करना होता है, वो अनक्लोगिंग होती है। उसको बेसिकली कहते हैं कि हाउ टू अनक्लोग किस तरह करते हैं फ्रीजर को। हम्म, ठीक है, तो वो भी हमारे पास एक डिफरेंट चीज है। ठीक है मैम। क्लास ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। सेकेंडली जो यस गैस कम होती है, इफ देयर इज अ लीकेज, तो वहां पे गैस कम होती है। लीकेज हो सकता है, वेल्स के अंदर लीकेज हो सकता है, कहीं पाइपिंग के अंदर लीकेज हो सकता है, तो उसकी वजह से गैस जो है वो कम हो सकती है। यस मैम। अच्छा,
अब वो कहते हैं इट कॉज मोर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर यूनिट मास। मैम मैम जब लीकेज होती है तो वो एक पॉइंट पे होगी ना कि कहीं से थोड़ा सा वो होगा, तो उसको हम चेक किस तरह करते हैं फिर? लीकेज को चेक, यार मैं इसको एक एयर बार चेक, प्रेशर देके मैम, एयर प्रेशर प्रेशर देके उसके साबुन से प्रेशर चेक कर लेते हैं। लीकेज के जो ज़्यादा चांसेस हैं वो वेल्व के ऊपर है, कैपिलरी ट्यूब के ऊपर, एक्सपेंशन वेल्व के ऊपर। उसके अलावा कंप्रेसर के अंदर या कंडेंसर वाली साइड पे लीकेज के चांसेस नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे आ जाओ आप दोबारा से इसी डायग्राम के ऊपर, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास लीकेज के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं इस पॉइंट का, सैचुरेशन प्रेशर या सैचुरेशन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अगर तो यहाँ पे जो डिवाइस हमने बनाई है वो उसने बताया कि यहाँ पे इतने ही सैचुरेशन टेम्परेचर के अंदर रेफ्रिजरेंट ने इसके अंदर एंटर होना है, अगर तो उस टाइम पे उस वही प्रेशर के ऊपर एंटर हो रही है तो इट मीन्स वहाँ पे लीकेज नहीं है। अगर उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे लीकेज हो रही है। उसके अलावा अगर कोई पॉइंट है तो उसको मैं चेक कर लूंगी। चलिए ठीक है, ठीक। अच्छा, सब कूलिंग ये मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। सब कूलिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर यूनिट मास इंक्रीज होता है, ग्रेटर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर यूनिट मास होता है तो मास फ्लो रेट जो होता है पर यूनिट लेस होता है फॉर द subcooled cycle के लिए। So the compressor will handle a smaller volume of the refrigerant for the given capacity and the COP of the subcooled cycle is approximately 9% higher। subcooling की वजह से COP जो है वो 9% तक जो है वो इंक्रीज होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है दैट इज द यूज ऑफ द लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर। सब कूलिंग सुपर हीटिंग क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज द यूज ऑफ लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर। अच्छा, अब लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर क्या है? दिस इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। कुछ आइडिया क्या होता है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर? जिसमें हमारे पास एक होता है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और एक होता है हमारे पास काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या है, लेट से हीट एक्सचेंज करनी है, एक तरफ एयर फ्लो करी और एक तरफ वाटर फ्लो कर रहा है। अब हमने एयर से हीट लेके वाटर को देनी है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो करी है उसी डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा होता है। इसमें चांसेस होते हैं हीट ट्रांसफर के चांसेस कम से कम होते हैं। सेकेंड टाइप जो होती है दिस इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब काउंटर फ्लो में क्या होता है, लेट से अगर एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो वाटर की डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और हीट एक्सचेंज होती है दोनों में। दिस इज कॉल्ड द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अच्छा, अब यहाँ पे एक लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? इट इज बेसिकली इंस्टॉल्ड बिटवीन द एवेपोरेटर एंड द कंडेंसर। कंडेंसर और एवेपोरेटर में हमने क्या लगा दिया, एक लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर लगा दिया। अब इसने क्या करना है, दिस इज द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। अब ये क्या करेगा, हीट रिमूव करेगा। जो वार्म रेफ्रिजरेंट है कंडेंसर से वो हीट किसके साथ एक्सचेंज करेगा, जो कि यहाँ से कूल रेफ्रिजरेंट है एवेपोरेटर के साथ, उसको हीट देगा। अब यहाँ पे दोनों की हीट एक्सचेंज होगी, यहाँ से रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर से किसके अंदर, एवेपोरेटर किस डायरेक्शन में, वेपर्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डायरेक्शन है। लिक्विड किस डायरेक्शन में आ रहा है कंडेंसर से, इस डायरेक्शन में आ रहा है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करें, दोनों में हीट एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंज होगी तो यहाँ से एवेपोरेट कंडेंसर जो है, सॉरी जो वेपर्स हैं एवेपोरेटर से वो क्या हो जाएंगे, सुपर हीट हो जाएंगे। और जो लिक्विड है कंडेंसर से वो क्या हो जाएगा, सब कूल हो जाएगा। क्लियर हुआ है ये पॉइंट? मैम फिर इंटरनल कूलिंग क्या कह रहे हो? इंटरनल कूलिंग के मायने में आ जाएगा। ये इंटरनल हम विद इन द साइकिल ही हमने एक हीट एक्सचेंजर लगा के हमने वहां पे क्या कहते हैं, रिमेनिंग हीट एक्सचेंज वो तो जो एटमॉस्फेयर के साथ हो रही है वो तो होगी, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ हीट जो है आफ्टर कंडेंसर एटमॉस्फेयर के साथ हीट एक्सचेंज करने के बाद किस में आएगा, लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर में। उधर से वेपर्स जो हैं एवेपोरेटर से वो कहाँ पे, एवेपोरेटर से कहाँ पे जाएंगे, वो भी लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर में जाएंगे। अब इन वेपर्स के अंदर कैपेसिटी है स्टिल कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकें, तो यहाँ से जो टेम्परेचर होता है कंडेंसर साइड के ऊपर वो स्टिल बहुत हाई होता है देन द वेपोरेटर। वो आपको यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ से अगर आप देखो ये हमारे पास कंडेंसर टेम्परेचर है एंड दिस इज द वेपोरेटर टेम्परेचर।
अब वेपोरेटर का टेम्परेचर बहुत कम है, कंडेंसर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। 6 पॉइंट के ऊपर जो वेपर लीव कर रहे हैं वेपोरेटर से, उनका टेम्परेचर बहुत कम है एज कंपेयर टू द लिक्विड दैट इज एट द पॉइंट 3। इट मींस देयर इज अ स्टिल कैपेसिटी एट जो वेपर्स हैं 6 पॉइंट के ऊपर अंदर, स्टिल उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो जो 3 पॉइंट के अंदर लिक्विड है उससे हीट को एब्जॉर्ब कर लें। तो बेसिकली 3 पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड है वो अपनी हीट किसको ट्रांसफर कर देगा, 6 पॉइंट के ऊपर वेपर्स को। ये वेपर्स क्या हो जाएंगे, सुपर हीट होकर 1 पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे, और जो लिक्विड है 3 पॉइंट के ऊपर वो सब कूल होकर किस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, 4 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर। इसे हम कहते हैं लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर। क्लियर हुआ है ये पॉइंट? जी मैम। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर में हमने क्या किया है कि वेपोरेटर, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, दिस इज द वेपोरेटर। वेपोरेटर से जो वेपर आ रहे हैं, कंडेंसर, कंडेंसर से लिक्विड एटमॉस्फेयर सॉरी हीट एक्सचेंज की एटमॉस्फेयर के साथ, यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है, ये दोनों कहाँ पे हीट एक्सचेंज करेंगे, इस लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर के अंदर। अब वेपोरेटर के जो वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर T6 है। अब T6 जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू T3। इट मींस T6 के अंदर जो वेपर्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो T3 के अंदर जो लिक्विड है उससे हीट ले सके। तो बेसिकली वो T6 जो है वो T3 से हीट लेके किस टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, T1 में। तो सुपर हीटिंग कहाँ से कहाँ तक हुई है हमारे पास, 6 से 1 सुपर हीटिंग हो गई है, और सब कूलिंग कहाँ से कहाँ तक हो गई है, 3 to 4 से लेके सब कूलिंग हो गई है। दिस इज कॉल्ड द लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। काफी आज के लिए। यस मैम। यस मैम। मैम वो जो आपने एग्जाम्स बताए वो 26 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे मिड टर्म्स, 26 से और वो ऑन कैंपस है। एग्जाम का सिलेबस मैम आप बता देंगे मैम? ये हमारा इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, साइकोमेट्री, जस्ट डेफिनेशंस है। मैम एग्जाम थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होगा मैम एग्जाम? दोनों होगा। दोनों हो गए। मैम न्यूमेरिकल्स आप बता दें जरा। न्यूमेरिकल जो अच्छा। आप लोगों को क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दे आर सफिशिएंट। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना सुराग करने की, ना कुछ, ना सब कुछ सुराग है। जितने न्यूमेरिकल्स आप लोगों को क्लास में करवाए हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। चलिए एक बार इसको देखिएगा, अगर कोई मसला हुआ तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट टाइम